आज से 5 साल पहले पूना के पास भीमा कोरेगांव में जो महाड़ बटालियन के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, पेशवाओं के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ था और उस स्मारक के 100 वर्ष हुए। उस 100 वर्ष के दौरान एक एल्गार परिषद का आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस थे कोरसे पाटिल और सावंत जी, और उनके नेतृत्व में पूरा एल्गार परिषद हुआ। और उस एल्गार परिषद में पूरा की पूरा जो कुछ कहा गया, रखा गया, रखी गई बात, वह पूरे भारत के संविधान के अनुकूल था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे किसी के ऊपर में कोई आतंकवादी या देशद्रोह की कलम लगाई जाए। बावजूद इसके वहाँ पर बहुत हो हल्ला हुआ, लाठी चलाई गई, पत्थर फेंके गए और इस क्रम में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गई और उसको लेकर केस बना। इस पे पुणे के मेयर के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी और उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो आकलन किया और जो पूरी इंक्वायरी किया वहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो वहाँ सामान्य लोग शरीक हुए थे, उस बातचीत में ये बात सामने आई कि इस पूरे हो हल्ला और दंगाइयों का श्रेय, दंगा करवाने का श्रेय संभाजी भिड़े और एक बोटे को था, मिलिंद एक बोटे को। हुआ ये कि फिर बाद में एक बहुत बड़ा दबाव दलित पैंथर के लोगों ने किया, दलित लोगों ने, दलित समुदाय, दलित ऑर्गेनाइजेशन ने किया और उस क्रम में मिलिंद एक बोटे को गिरफ्तारी हुई और जमानत दे दी गई। लेकिन जो बहुत खतरनाक बात थी, इस आड़ में तमाम जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जो मानव अधिकार के लिए काम किया करते थे पूरे देश भर में, जिनका हम कह सकते हैं कि वो सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऐसे लोगों में आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, सुधीर ढौड़े, महेश राउत और फरेरा, वर्णन गुंजालिस आदि की गिरफ्तारी हुई। और इस क्रम में तेलुगु के बड़े कवि, वो केवल इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया भर में जाने जाने वाले कवि वरवर राव की भी गिरफ्तारी हुई, जो 90 साल के करीब होते हैं। और स्टेन स्वामी की भी गिरफ्तारी हुई, जो ठीक ढंग से पानी भी नहीं पी सकते, तो उनको पानी पीने के लिए स्ट्रॉ लगता था और जेल के अंदर में उनको स्ट्रॉ भी नहीं दिया जाता था वो, और उस स्ट्रॉ के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेके आनी पड़ी और स्ट्रॉ मिला। इतने जुल्म सितम एक सिविल सोसाइटी के लोगों पे किया गया और बगैर जमानत के वो 5 साल तक जेल में रहे। कई बार कोर्ट में केस गया और जमानत नहीं मिली, लेकिन अंत में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरुण फरेरा और वर्णन गुंजालिस को बेल दी। गुंजालिस को बेल दी और बेल देते समय ये कहा कि इन लोगों को बिगैर किसी ठोस आधार पर, ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद भी 5 साल जेल में क्यों रखा गया। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, निंदनीय सवाल है। जबकि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए। ठीक है, इन पे जो जुल्म कानून लगाए गए हैं वो राजद्रोह के हैं, यूपीए के हैं, ये ठीक है, लेकिन इसके लिए पुरावा तो चाहिए, ठोस सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए। 5 साल होने के बाद भी इस देश की सर्वोच्च संस्था, जिसके ऊपर में देश को अभिमान है, एनआईए ने एक भी सबूत दे नहीं पाई और वो है ना बाकायदा बेल में रिहा हुए। अब ये प्रश्न है कि ये कौन सी व्यवस्था है कि बिगैर किसी सबूत के, बिगैर किसी ठोस प्रमाण के लोगों को जेल में रखना 5-5 साल तक, और उसके बाद भी किसी को बेल नहीं मिलती है। कई बार बेल के लिए अप्लाई किए गए लेकिन किसी को बेल नहीं मिली। अब देखिए कितनी अजीब बात है। इस क्रम में 90 साल के बूढ़े आदमी स्टेन स्वामी, जो ठीक से पानी भी नहीं पी सकते थे, स्ट्रॉ लगता था,
आखिर में उनकी मौत जेल में ही हो गई। इससे बड़ी निर्ममता हमारे देश के कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रश्न है। इस निर्ममता और मासूमियत और बेगुनाहों पे जबरन दोष मरना, ये कितना बड़ा प्रश्न है। इस सवाल पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के आम नागरिक, हमारे देश के पढ़ने लिखने वाले लोग ये सब सोचना चाहिए। फिलहाल जेल के बाहर अरुण फरेरा, वर्णन गोंजालिस, आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा है, लेकिन एक कमरे में कैद हैं, उसके बाहर वो जा नहीं सकते, उन पे कई पाबंदियां हैं। उसी तरह सुधा भारद्वाज भी जेल के बाहर है, लेकिन और भी लोग जेल के अंदर हैं। उनका क्या? सुधीर दौड़े, महेश राउत, सोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग का क्या दोष था? वो तो वकील थे, लॉयर थे। एक लॉयर तो किसी को भी न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में जा सकता है। इस क्रम में वो तमाम जो आदिवासी थे जिन्हें है ना कहते गिरफ्तार किया जाता था, झूठे केस लगाए जाते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेने के केसेस को लेके वो कोर्ट में कहते याचिका दायर करता था, और उसके केस लड़ने का जो रिज़ल्ट था वो 90% के ऊपर लोग बरी होते थे। यही था उसका गुनाह। महेश राउत का क्या गुनाह था? महेश राउत तो गांधीवादी थे। उनका गुनाह इतना ही था कि वहाँ पर गढ़चिरौली के पास में जो माइंस आ रही थी, उस माइंस के खिलाफ में 152 गाँव में घूम के 152 गाँव के ग्राम पंचायत से कहते उस खदान के खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया था। अगर देश को प्राकृतिक संपदा चाहिए तो विस्थापन नहीं होना चाहिए, इस सवाल पे उसकी संघर्ष जारी था। तो ऐसे लोगों को जेल में रख देना आखिर में नुकसान किसका है? भारत सरकार को तो सोचना चाहिए कि मानव अधिकार पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जब है ना कहीं पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते हैं, आते हैं, तो जो रिपोर्ट देते हैं जो रिपोर्ट देते हैं उसकी ज़मीनी हकीकत कई लोगों को मालूम नहीं होती है। कई बार सरकारी एजेंसी भी उससे वंचित रह जाते हैं, उस हकीकत से। उससे वो रिपोर्ट उनको परिचय कराती है, आँख खोलती है। ये तो कंट्रीब्यूशन है भारत सरकार के लिए। तब हमारे सामने एक माकूल प्रश्न खड़ा होता है। वो फिर से वही प्रश्न है कि सिविल लिबर्टी पे जो काम करने वाले लोगों को एक नागरिक के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में और एक सचेत नागरिक के रूप में नहीं देखा जाना, यह निश्चित रूप से हमारे यहाँ न्याय प्रणाली के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। और वर्णन और फरेरा को बेल देते वक्त इसी चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर किया है। मैं ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए अपने सहयोगी साथी राजेश मिश्राम के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।